प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, दो टर्म आपको याद रखने हैं। इसके साथ एक टर्म होगा लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस को पहले फोकस करो। तो फर्स्ट इन्फेक्शन ट्यूबरकल वेसिलाई के साथ अगर किसी का होगा, ऐसा पर्सन जो पहले एक्सपोज नहीं हुआ था कभी भी टीबी बैक्टीरिया के सामने, अनसेंसिटाइज्ड बोल दो उसको या अनएक्सपोज्ड बोल दो, बात एक ही है। तो एक पेशेंट था जो आपके पास आया था और उसने बताया कि उससे पहले उसको कभी कोई एविडेंस नहीं है टीबी होने के। तो ऐसे पर्सन को प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का पर्सन बोलेंगे, ऐसे पेशेंट को प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट बोलेंगे। ठीक, ऐसे पेशेंट में जो सोर्स होता है इन्फेक्शन का, ऑलवेज ऑलवेज एक्सोजीनस होता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूँ, ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। तो ऐसा पेशेंट जिसका कभी पहले एक्सपोजर नहीं हुआ, जिसका कभी पहले सामना नहीं हुआ, उसको इन्फेक्शन हुआ है, बाहर से हुआ है, तो वो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की मॉर्फोलॉजी क्या होगी? अगर किसी पर्सन को जो पहले से अनएक्सपोज्ड रहा उसको टीबी हो जाती है, तो उसके लंग में हम कैसे जान पाएंगे कि प्राइमरी टीबी हुई है? तो जो साइट होती है ना प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की, लंग, इंटेस्टाइन, टॉन्सिल, स्किन, ये चार इंपॉर्टेंट ऑर्गेन या फिर स्ट्रक्चर है जिनको आप याद रखना है। इसमें मोस्ट कॉमन ऑलवेज लंग ही रहेगा। तो लंग अगर मोस्ट कॉमन है तो देखते हैं इसमें क्या मॉर्फोलॉजी मिलेगी आपको। पहली बात तो ये कॉमनेस्ट साइट लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे आराम से ट्यूबरकुलोसिस की। इसमें जो पोर्शन इन्वॉल्व होता है, तो जैसे मान के चलो ये मैं एक रफली लंग बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे करके बना दिया लंग को। इस लंग में जो ये मिडिल जोन है बीच का, इसको मैं शेड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये बीच के जो जोन है, इसको आप अभी अपर लोब, लोअर लोब, मिडिल लोब या अपर लोब, लोअर लोब में डिवाइड मत करो, अभी सिर्फ बीच का जोन समझ लो। आप देखते होगे कि जो ये वाला पार्ट है ये ए फॉर अपेक्स है, और ये चौड़ा चा पार्ट जो है ये बी फॉर बेस है। तो ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा मिलेगी? एरोबिक बैक्टीरिया है ना, इसे तो वो वाली जगह चाहिए जहाँ खूब बढ़िया सा वेंटिलेशन हो, हवादार कमरा हो, ज्यादा ऑक्सीजन मिले, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो नीचे लिखा हुआ ये पॉइंट पढ़ो कि जो लंग की बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है उसमें बैक्टीरिया का निवास स्थान कहाँ पर बनेगा? लोअर पार्ट अपर लोब का या फिर अपर पार्ट लोअर लोब का। ठीक, तो अगर आप ऐसे बनाओगे अपर पार्ट लोअर लोब का, लोअर पार्ट अपर लोब का, तो आप देखोगे कि आप मिडिल जोन में आ जाओगे। यहाँ सबसे ज्यादा गुच्छा मिलेगा बैक्टीरिया का। अब इसकी वजह क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ज्यादातर जो इंस्पायर्ड एयर होती है वो इसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मिडिल और लोअर लंग में। तो मिडिल और लोअर लंग जोन जो होते हैं ज्यादा वेंटिलेशन वाले एरिया है। अब इसमें एक लीजन बनता है, प्राइमरी लीजन हम उसको कहते हैं। ब्लैक कलर की जगह कुछ अच्छा वाला कलर ले लेना है। ठीक, तो प्राइमरी लीजन ये वर्ड आप याद रखना, मैं आपको स्क्रीन पे नोट्स रख के जो पढ़ाता हूँ उसकी वजह यही होती है कि आपको लिखते टाइम वो बात मेरी सुनाई दे कानों में, जब आप इसको कॉपी पे नोट करोगे। ठीक है, तो प्राइमरी लीजन कहाँ पर देखने को मिलेगा? एट द पेरीफेरी। मैं अभी आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। लंग की जो पेरीफेरी होती है, जहां पर प्लूरल सरफेस होती है, वहां पहला वाला लीजन बनेगा। इसका नाम जरूर याद रखो। टर्म का बड़ा खेल है, क्वेश्चन आपसे यही किया जाएगा, बताओ गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो मैं वही आपको सब पढ़ा रहा हूँ। प्राइमरी रीजन पेरीफेरी पे मिलेगा, प्लूरल सरफेस के पास में मिलेगा। अब लीजन बन गया, करीब 2 से 4 हफ्ते के बाद, जब इन्फेक्शन हुआ था उस डेट से 2 से 4 हफ्ते के बाद एक सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब ऐसे गोला सा एक बाउंड्री वाला एरिया, जिसका कलर ग्रे व्हाइट होगा और जिसका साइज 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, कोई किताब बोलती है 1 से कम होता है, एनीवे, सब प्लूरल पेरेन्काइमल रीजन में देखने को मिलेगा। सब प्लूरल का मतलब जब भी सब लगे, ये एक प्रीफिक्स है सब, सब का मतलब होता है नीचे, तो प्लूरा के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। सब प्लूरल पेरेन्काइमल रीजन में आपको लीजन देखने को मिल रहा है। ये जो लीजन होगा, ये जो
एरिया होगा सर्कमस्क्राइब्ड, इस एरिया या इस लीजन को स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं गोन फोकस। जो सेंटर होता है गॉन फोकस का, उसमें केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो कंसेप्ट ऑफ ग्रेन्युलोमा मैंने आपको पढ़ाया है वो यहाँ आके अब कनेक्ट हो रहा है, तो ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा गॉन फोकस। फिर क्लियर, एक बार फिर से यहाँ से देख लो कि लंग जो थे वो मोस्ट कॉमन साइट थे ट्यूबरकुलोसिस की। वहां पर जो मिडिल एरिया है, मिडिल जोन, लोअर जोन, यहाँ वेंटिलेशन ज्यादा होता है तो बैक्टीरिया यही निवास स्थान बनाता है अपना, यही रहने लगता है कि भाई यहाँ हवा ज्यादा आ रही है, बढ़िया वेंटिलेशन, यही रहो, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। और वो प्लूरिया के नीचे एक एरिया नेक्रोसिस वाला डेवलप कर लेता है इन्फेक्शन के बाद। कितने हफ्ते बाद? 2 से 4 हफ्ते बाद। तो वो जो एरिया होता है इन्फेक्शन वाला, उसी को हम गॉन फोकस कहते हैं, जिसके सेंटर में केशियस नेक्रोसिस मिलती है देखने को। अब ये जो ट्यूबरकल बेसिलाई हैं, ये यहां से लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे? आसपास के लिम्फ नोड में। इसको बोलते हैं हम रीजनल लिम्फ नोड। आसपास के है ना, तो रीजनल लिम्फ नोड। अब एक टर्म आप देखो, लिखा है गॉन कॉम्प्लेक्स। तो पहले क्या बना था? सब प्लूरल रीजन में, पेरेन्काइमा में प्राइमरी लीजन बना था, इसको हमने नाम दिया गॉन फोकस। और जब आसपास के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएं, तो गॉन फोकस प्लस इन्वॉल्व्ड लिम्फ नोड इज इक्वल टू गॉन कॉम्प्लेक्स। फार्मूले के रूप में चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, गॉन फोकस प्लस लिम्फ नोड इज इक्वल टू गॉन कॉम्प्लेक्स। सिंपल। बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको ये फिगर भी दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा अच्छा सा समझ में आएगा। अगर प्राइमरी फोकस के साथ साथ रीजनल लिम्फेडिनाइटिस हो गई, कहां पर? लंग के अंदर के अदर ऑर्गन में, द आंसर इज अदर ऑर्गन। ठीक, तो प्राइमरी फोकस है लंग पे, और लिम्फेडिनाइटिस कहाँ हो रही है? अदर ऑर्गन में। तो प्राइमरी फोकस प्लस लिम्फेडिनाइटिस को मिला के नाम बनेगा प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। तो रिवीजन कम से कम 3 बार करना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, एक बार में याद नहीं होगा। अब जो ये गॉन फोकस होता है, इसका फेट क्या है? ये आगे चल के क्या कर सकता है या क्या होगा इसका? तो फेट की अगर हम बात करें, अंत क्या होगा इस गॉन फोकस का? तो जो 90% इंडिविजुअल होते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस वाले, उनमें हीलिंग हो जाती है अपने आप, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन के थ्रू। बाकी जो लेस देन 10% इन्फेक्टेड एडल्ट होते हैं, ये आगे चल के कभी भी प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या प्रोग्रेसिव लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करके प्रोग्रेसिव दूसरे ऑर्गेन में टीबी बना सकते हैं। ठीक, पहली बात समझ लो ध्यान से, दोबारा से बता रहा हूँ कि जो 10% लोग हैं या उससे भी कम, वो प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, धीरे धीरे चलने वाली, पता ही नहीं चल रहा है, उनको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे। प्रोग्रेसिव प्राइमरी में ज्यादातर सिम्टम्स नहीं आते, अंदर ही अंदर टीबी का इंफेक्शन धीरे धीरे स्प्रेड होता रहता है। बाकी कुछ तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे पेशेंट जो स्प्रेड करके लिम्फेटिक्स और ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन में टीबी को पहुंचा देंगे, तो वो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बन जाएगी। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है जो मिलेट्स लाइक ग्रेन होते हैं, मिलेट्स के छोटे छोटे दाने बीज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी बॉडी में छोटे छोटे लीजन्स मिलते हैं देखने को, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस मिलता है। एक्सरे कराओगे आप, बाकायदा मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस लगेगा, किसी ने छींटे मार दिए हो। मैं अभी आपको सब चीजें दिखाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पर, ये क्या है? ये लंग है, ठीक, ये आप ट्रैकिया है पेशेंट की, ये ब्रोंकस है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ जो है, ये प्लूरा है। बाहर होती है पेराइटल प्लूरा, अंदर की तरफ होती है विसरल प्लूरा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक रीजन बना हुआ है, ये, इसी को हम बोलेंगे गॉन फोकस। यहाँ पर बीच में क्या मिलेगा? केशियस नेक्रोसिस, मैंने अभी पढ़ाया भी है आपको।
अब देखो, ये जो एरिया है जहां से ये ब्रोंकस एंटर करता है, इसको बोलते हैं हम हाइलार रीजन। और यहाँ पर जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हाइलार लिम्फ नोड। तो जब ये गोन फोकस स्प्रेड करके इस लिम्फ नोड तक आ जाए, यहां से ऐसे, तो लिम्फ नोड में इन्फेक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से रीजनल लिम्फेडिनाइटिस हो जाएगी। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो गॉन फोकस प्लस इस रीजनल लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, गॉन कॉम्प्लेक्स। मैंने पढ़ाया अभी आपको। और स्ट्रक्चर कैसे होती है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मार्फोलॉजी। यहाँ देखो आप ध्यान से। ये जो सबसे बीच का एरिया है, पहले इसको देखो, केशियस नेक्रोसिस। यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ग्रेन्युलोमा में मैंने आपको ये बहुत आराम से पढ़ाया है। अगर आप इसके बाहर ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं। और यहाँ यही सेल्स आपस में कंबाइन होकर मल्टीपल न्यूक्लियस वाली एक जाइंट सेल में बदल गई हैं। इनको हम बोलते हैं लैंगहैंस जाइंट सेल। ठीक है, लैंगहैंस जाइंट सेल। और ये वाली जो सेल्स हैं इनको हम क्या नाम देंगे, इनको नाम देंगे एपिथेलोइड सेल्स, क्योंकि दिखने में ये एपिथेलियम की लेयर की तरह लगती है। एपिथेलोइड सेल कोई पूछ ले आपसे होती क्या है, तो मॉडिफाइड मैक्रोफेज होती है। बाहर की तरफ फाइब्रस, फाइब्रोसिस के लिए फाइब्रोब्लास्ट भी अवेलेबल होती हैं। यही तो फाइबर बनाती हैं, कोलेजन फाइबर, येलो फाइबर, इलास्टिक फाइबर, नॉन इलास्टिक फाइबर, ये सब बनाती हैं। तो बाहर की तरफ फाइब्रोब्लास्ट मौजूद है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक यहाँ डॉट देख रहे हो, नॉर्मली ये नीले कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ये लिम्फोसाइट है। तो याद करो, कंसेप्ट ऑफ ग्रेन्युलोमा में एक ट्रिक मैंने आपको दी थी, इमली। तो सबसे अंदर सेंटर पे क्या होगी, ये केशियस नेक्रोसिस, जहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है, सेंटर ऑफ इन्फ्लामेशन आई ले लिया हमने। बाहर की तरफ ये मॉडिफाइड मैक्रोफेज है ना, एम फॉर मॉडिफाइड, एम फॉर मैक्रोफेज, जो कंबाइन होके जाइंट सेल बनाती हैं। और इनके बाहर काले काले जो डॉट हैं, ये क्या है, लिम्फोसाइट। तो आप समझ गए कि जो ये गॉन फोकस है, दरअसल ये ग्रेन्युलोमा है केशियस वाला। दो तरह के होते हैं ना, नॉन केशियस और केशियस। केशियस वाला सॉफ्ट होता है, नॉन केशियस हार्ड होता है। तो ये सॉफ्ट टुबरकल है। अच्छा, जो टीबी का ग्रेन्युलोमा होता है उसको टुबरकल बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ग्रेन्युलोमा अलग चीज है, ट्यूबरकल नो, अलग चीज नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस के इंफेक्शन में बनने वाले ग्रेन्युलोमा को नाम दे दिया टुबरकल, बात खत्म हो गई। तो ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे अच्छे से। नीचे आपने देखिए लिखा भी है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ट्यूबरकुलोस लंग डायग्राम। सेंट्रल एरिया क्या है, केसिएशन का है। बाहर एपिथेलोइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स है। तो ये अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का ग्रेन्युलोमा बनता है। बाकी वो याद रखना कि गॉन फोकस में जब लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाए तब क्या कहलाता है, गॉन कॉम्प्लेक्स। गॉन कॉम्प्लेक्स, अरे फिर जी बना दिया मैंने, सी बना दिया, गॉन कॉम्प्लेक्स। और जब गॉन कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम भी आ जाए, कैल्शिफिकेशन हो जाए गॉन कॉम्प्लेक्स का, तो अब ये कहलाएगा रैंकेज कॉम्प्लेक्स। RANKES अपोस्ट्रोफी एस, तो रैंकेज कॉम्प्लेक्स। ये टर्म्स है ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन में, आपको याद रखने हैं, जानने हैं। तो आपको पूरी माइक्रोस्कोपी और मार्फोलॉजी समझ में आ गई। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की थी ये सारी। तो मैंने आपको गॉन फोकस भी दिखा दिया, मैंने आपको गॉन कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, मैंने आपको रैंकेज कॉम्प्लेक्स भी बता दिया क्लासिफिकेशन के बाद। और माइक्रोस्कोपी में ये भी बता दिया कि सेंटर पे मैक्रोसिस होगी, उसके चारों तरफ मॉडिफाइड मैक्रोफेज किस रूप में नजर आएंगी, बिल्कुल एपिथेलियम की सेल की तरह, तो उन्हें एपिथेलोइड सेल कहेंगे। उनके चारों तरफ लिम्फोसाइट इकट्ठी हो जाएंगी आके चारों तरफ से, और उन सबसे बाहर फाइब्रोब्लास्ट होंगी जो फाइब्रोसिस कराता है। तो ये एक पूरा गुच्छा या गांठ बन जाएगी। आम पेशेंट को उससे वही बोलते हैं ना, गांठ पड़ गई है। तो इस गुच्छे को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेन्युलोमा। और मैंने क्या कहा कि टीबी के ग्रेन्युलोमा को एक नाम दे दिया गया, इसको नाम दे, इसको बोलते हैं टुबरकल। तो कोई अलग चीज थोड़ी है, बस नाम बदल दिया।
अब प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कहां कहां पर स्प्रेड करके जा सकता है, ये याद रखना है आपको। पहला है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, तो प्राइमरी फोकस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मोस्टली इलियल रीजन में आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी फोकस या गॉन फोकस। लिम्फ नोड कौन से इन्वॉल्व होंगे? मिजेंट्रिक लिम्फ नोड, ठीक है। तो कौन सी लिम्फेडिनाइटिस कहलाएगी? मिजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस। तो मोस्ट कॉमन जो साइट है वो लंग हो गई। अदर साइट में पहला कौन सा हो गया? इंटेस्टाइन। और बताते हैं आपको। सेकंड नंबर पे आती है टॉन्सिल। तो जो प्राइमरी फोकस होगा उसमें फेरिंग्स में आप देख सकते हो और टॉन्सिल में भी देख सकते हो। अच्छा, फिर वही सवाल कि इसके जो लिम्फ नोड होंगे वो कौन से होंगे? तो सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। सर्वाइकल लिम्फ नोड का लार्जमेंट हो जाएगा। तो टॉन्सिल में अगर प्राइमरी फोकस बन रहा है तो वहां के लिम्फ नोड कौन से हुए? सर्वाइकल। इंटेस्टाइन में अगर लिम्फ गॉन फोकस बन रहा है तो वहां के जो लिम्फ नोड है वो कौन से होंगे? मिजेंट्रिक लिम्फ नोड। अगर लंग में बन रहा है तो हाइलर लिम्फ नोड। तो इस तरह से लिम्फ नोड के नाम आपको याद रखना है, तो वो उन्हीं की साइट आपसे एग्जामिनर पूछेगा। स्किन की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी फोकस होता है स्किन में, उसमें आसपास के जो भी नोड हो, उनका कोई नाम नहीं दे रहे हैं, रीजनल लिम्फ नोड जहां भी, जैसे स्किन तो पूरी शरीर में है ना, सर से लेकर पैर तक तो स्किन मौजूद है, कहीं ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ स्किन ना हो। तो जिस जगह पे प्राइमरी फोकस बना उसी के आसपास जो लिम्फ नोड होंगे वो वहां इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिंपल। तो माइक्रोस्कोपी एक बार मैंने आपको अभी डायग्राम से बता दी है, बाकी मैं रीड कर दे रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। माइक्रोस्कोपी में आपने क्या देखा था? ग्रेन्युलोमा अभी मैंने दिखाया था, जिसको हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया टुबरकल। ठीक। उसमें नेक्रोसिस थी, यस। कौन सी? कैशियस नेक्रोसिस थी। तो मैंने क्या कहा, जब केशियस नेक्रोसिस प्रेजेंट हो तो सॉफ्ट ट्यूबरकल बोलते हैं, अगर नेक्रोसिस नहीं है तो उसको हम हार्ड ट्यूबरकल बोलते हैं। तो सॉफ्ट और हार्ड ट्यूबरकल अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लो तो बहुत आराम से आप बता पाओगे। अब ये जो टाइपिकल क्रेजिएटिंग ग्रेन्युलोमा है, इसमें क्या क्या मिलेगा मैंने आपको वैसे तो डायग्राम से बता ही दिया है, मैं रीड कर दे रहा हूँ नोट्स के लिए। सेंट्रल एरिया पे क्या मिला आपको? केशियस नेक्रोसिस मिली, ठीक है ना। तो जो नेक्रोटिक मटेरियल है ना, उसकी एक खासियत होती है। चीज आप सबने देखा होगा, चीज वाले बहुत सारे आइटम खाए होंगे। तो चीज जो है, आप बहुत सारे आइटम में चीज खाते हो, चीज वाला जो अपियरेंस है चिपचिपे टाइप का, यही मिलेगा लंग के या किसी भी उस साइट पे जहां टीबी हो रखी है, जिसको हम बोलेंगे केशियस नेक्रोसिस। तो बहुत ही आसानी से केशियस नेक्रोसिस पहचान में आ जाती है। अब केशियस नेक्रोसिस के बाहर एपिथेलोइड सेल्स होंगी, मैंने कहा ना एपिथेलियम जैसी दिखाई देती हैं। ओरिजिनली ये मॉडिफाइड मैक्रोफेज होती हैं, कुछ और नहीं होता। तो मैक्रोफेज ने अपना रूप बदल लिया, एपिथेलियम जैसी बन गई, तो उनको नाम दे दिया एपिथेलियोइड। उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो आपस में फ्यूज होकर, ये ध्यान जरूर रखना, ब्लू कलर से मैं कर दे रहा हूँ, आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेती हैं? मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल्स। तो जाइंट सेल्स दो टाइप की हो सकती हैं यहाँ पर। मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल्स दो टाइप की हो सकती हैं। एक लैंगहेंस टाइप, इसमें क्या होता है ना कि जैसे जूते का जो पैर होता है, हॉर्स शू शेप, यहाँ पर न्यूक्लियस अरेंज होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, लगता है कि जैसे हॉर्स शू बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे लैंगहेंस टाइप। और फॉरेन बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियाई जो होते हैं ना वो सेंटर पे होते हैं। फॉरेन बॉडी में जस्ट बीचों बीच न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो बहुत आराम से आप इसको याद रख सकते हो। एपिथेलोइड सेल जो होती हैं उनके बाहर मैंने बताया था आपको, रिम होता है लिम्फोसाइट। रिम का मतलब ये बाउंड्री बना लेती है उसे चारों तरफ से। कोई और सेल छूट गई? बिल्कुल, अगर आप ध्यान दोगे एक सेल अभी छूटी हुई है। कौन सी वाली? फाइब्रोब्लास्ट। तो ये जो सेल होती हैं ये ग्रेन्युलोमा बनाती हैं, जो एक फाइब्रोब्लास्ट की लेयर के कैप्सूल में बंद रहता है।
तो इसीलिए मैंने इसे गांठ बोला, गुच्छा बोला, ठीक, ट्यूबरकल बोला। ऑल अबाउट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस की।